अरे ज्योति, क्या देख रही है टीवी में, मुझे भी बता। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी मैं ले लूंगा मेरी गुड़िया रानी, तू यहाँ मेरे पास बैठ। थोड़ी घबराई हुई क्यों है मेरी बहना? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। श्याम बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम कल सुबह से तैयार हो जाना, फिर हमें मंदिर भी पहुंचना है, लड़की वाले समय पर आ जाएंगे। ठीक है मौसी, मैं तैयार हो जाऊंगा। ज्योति तुम भी समय से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी भाभी माँ शादी करके इस घर में आ रही है। मुझे खुशी है कि तुम्हें संध्या के रूप में एक माँ मिल जाएगी। श्याम के माता पिता का जब देहांत हुआ तब वो 16 साल का था और उसकी बहन ज्योति 3 साल की थी। श्याम ने छोटी उम्र से ही खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। श्याम को पता था कि ज्योति अब बड़ी हो रही है, इसलिए उसे एक माँ जैसे साथ की जरूरत है। श्याम ने संध्या नाम की लड़की से शादी का विचार किया ताकि ज्योति को भाभी के रूप में माँ मिल जाए। अगले दिन सब लोग मंदिर पहुँचते हैं। श्याम और संध्या की शादी हो जाती है। संध्या घर आती है पर ज्योति उससे डरी डरी रहती थी। श्याम काम पर चला जाता था और पीछे से संध्या और ज्योति घर पर होते थे। ओ महारानी, कहाँ जा रही है? भाभी मैं स्कूल जा रही हूँ। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। ये बस्ता यहाँ रख और रसोई में जाकर चूल्हा जला, मुझे गरम गरम रोटी खानी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। पर भाभी मुझे तो चूल्हा जलाना आता ही नहीं, खाना तो भैया ही बनाते हैं। नहीं आता तो जलाना सीख। अब तेरे भैया खाना नहीं बनाएंगे, वो मुझे कह कर गए हैं, पर मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ। खाना अब तू बनाया करेगी और कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अपने भैया से ये बात कही तो मैं बहुत मारूंगी तुझे और घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना, मैं चूल्हा जलाकर रोटी बनाकर लाती हूँ। जैसा सोचा था भाभी बिल्कुल वैसी ही है, पिक्चर पे बिल्कुल सही दिखाया था। उसमें भी माँ बापू के मर जाने के बाद उस लड़की की भाभी ने उसे खूब मारा, घर का खूब काम करवाया और एक दिन घर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है अगर मैंने काम नहीं किया तो भाभी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे कुछ भी करके सारे घर के काम करने होंगे। क्या हुआ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी लेकर आ। अभी लाई भाभी। ये कैसी जल्दी रोटियां बनाकर लाई है? हैं? तुझे क्या लगता है मैं ये रोटी खाऊंगी? भाभी भाभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। भाभी छोड़ दो ना, मत मारो भाभी। क्या हुआ ज्योति, कोई सपना देखा क्या? तुम चिल्ला क्यों रही हो? बोलो, तुमने मुझे आवाज दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया रानी? लगता है तुम घबरा गई। वो सपना था, मैं तो चारपाई पर सो रही हूँ। हाँ वो सपना ही था, पर मुझे अभी भी इनसे बचकर रहना होगा। कोई भरोसा नहीं, न जाने ये कब मुझे घर से निकाल दे। अच्छा वो आप भी आ गए, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। पता नहीं ज्योति जब सो रही थी तो सोते सोते शायद कोई उसने सपना देखा और सपने में बहुत घबरा गई। ज्योति तू ठीक तो है ना मेरी बहन? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं वो सपना देखा था तभी डर गई थी। अरे डरना कैसा, तू तो मेरी बहादुर बहन है। संध्या ज्योति का बहुत ख्याल रखती थी, अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, समय पर स्कूल भेजना, सारी जिम्मेदारियां संध्या ने आते ही उठा ली थी। ज्योति का जन्मदिन आने वाला था। ज्योति ने आज तक कभी भी अपना जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया था, इसीलिए ज्योति कभी भी अपने जन्मदिन को लेकर उत्साहित ही नहीं होती थी। संध्या को जब ज्योति के जन्मदिन के बारे में पता चला तो उसने श्याम से कहा, सुनिए मैं चाहती हूँ कि इस बार हम ज्योति का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। ज्योति के जन्मदिन पर आसपास के सभी बच्चों को खाने पर आमंत्रित करें, मैं सब संभाल लूंगी। खूब साज सजा करके अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। और मैं अपनी सहेली से मिलने जब शहर गई थी तो मैंने वहाँ पर उससे केक बनाने की विधि सीखी थी। मैं सोच रही हूँ मैं वैसा ही केक ज्योति के लिए भी बना दूं, ज्योति को बहुत अच्छा लगेगा। संध्या तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तो बस अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। आप चिंता मत करो, हमारी ननद के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। उसका ये जन्मदिन बहुत ही यादगार रहेगा। पर इस बारे में ज्योति को मत बताना, मैं चाहती हूँ वो खुद ये सब देखे। संध्या ज्योति के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थी। ज्योति को इस बारे में कोई खबर नहीं हुई कि उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। ज्योति को संध्या बहाने से मौसी के साथ बाजार भेज देती है और पीछे से सारी तैयारी कर लेती है। संध्या ने बहुत ही सुंदर केक बनाया था और तरह तरह के पकवान भी। संध्या घर को बहुत सुंदर सजाती है, गुब्बारे झालर खिलौने और ना जाने क्या क्या। कुछ देर बाद जब ज्योति मौसी के साथ घर लौटती है तो सब बच्चे वहाँ मौजूद थे और ज्योति के लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब देखकर ज्योति चौंक जाती है। संध्या बहू, इससे ज्यादा देर मैं ज्योति को नहीं घुमा सकी, ये घर आने की जिद कर रही थी। वैसे तुमने सारे काम कर लिए थे ना? हाँ मौसी जी, ज्योति के जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई हैं। ज्योति बेटा आओ, अपने जन्मदिन का केक काटो।
मेरा जन्मदिन? पर मैंने तो अपना जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं। मेरे जन्मदिन पर इतनी तैयारी, केक और उपहार, ये सब तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ज्योति मेरी बहन, ये सब इंतजाम तुम्हारी भाभी संध्या ने किए हैं। संध्या चाहती थी कि तुम अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाओ। संध्या भाभी, आपने ये सब मेरे लिए किया? हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, मेरी प्यारी सी छोटी सी ननद। ज्योति बिटिया, संध्या बहू तुम्हें बहुत प्यार करती है। नसीब वालों को ऐसी भाभी माँ मिलती है। ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने भैया भाभी के गले लग जाती है। संध्या भी अपनी ननद को खूब प्यार करती है। सब मिलकर ज्योति का जन्मदिन मनाते हैं। ज्योति भी अपने भैया भाभी का ढेर सारा प्यार पाकर बहुत खुश थी। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू, माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी, मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करती। मेरी बच्ची, चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ, आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तू खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुँचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जा यहाँ से, भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए उनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारिन पर जाती है। कुछ लोग भिखारिन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है। इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है।
तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू है, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया, मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा के पास जाते थे। वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे के किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि मेरी बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी की बलि देनी होगी। बोल, तू तैयार है? लेकिन बलि देना तो पाप है ना बाबा। मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल बकरी लेकर आ जाना। कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा बाबा जी, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबा जी? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या किसी की बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता और मृत्युदाता तो ईश्वर है। फिर अबोध प्राणी की बलि लेकर
आखिर वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है ना बाबा जी, और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। खामोश, तुम दोनों ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी, बनना है। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वो दोनों बलि के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिष्य आपस में बात करते हैं। रामू, बलि देने के लिए बकरी का इंतजाम करके हम दोनों कहीं किसी पाप के भागीदारी तो नहीं बनने जा रहे? श्यामू, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी निर्जीव की बलि देना ठीक बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। हाँ, और वो जो कहें उनकी बात को मानना होगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों शिष्य बात करते हुए देनदार के घर पहुंच जाते हैं। उस घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई होती हैं। उन दोनों शिष्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती हैं। देखो झुमरी, वहाँ देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है? हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये साधु मुझे खरीदने आ रहे हैं क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साधु तुम्हें खरीद के करेंगे क्या? वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खूब सेवा पानी करेंगे। हर रोज मुझे ताजा ताजा हरा हरा चारा खिलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इन्हें ढेर सारा ताजा ताजा दूध दूंगी। अरे वाह, फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो, जिसे ये साधु बाबा अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, और वो खुशकिस्मत बकरी मैं ही हूँ, देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ। उन दोनों बकरियों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा है और उन्हें खरीद कर आश्रम में ही ले जाएगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये पाखंडी बाबा के दो शिष्य थे और वो तो बकरी बलि देने के लिए लेकर जाने वाले हैं। फिर वो दोनों शिष्य देनदार लखन से मिलते हैं। बाबा जी की जय। पाए लागू महाराज। कहिए महाराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है, बाबा जी ने हमें यहाँ एक बकरी खरीदने के लिए भेजा हुआ है, मगर बकरी सुंदर होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए। सुना तुमने काली बकरी? उन्हें खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी की ही तलाश है और वो तो बस मैं हूँ। तब तो महाराज आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाइए, वो खूबसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे। यार, तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये लीजिए आपकी बकरी के पैसे। शुक्रिया महाराज। माफ करना महाराज, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। ये बकरी हर रोज 8 किलो दूध देती है। अरे हमें इससे क्या करना, ये बकरी हमें दूध के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल तो हम बलि चढ़ाने के लिए करेंगे। कल सुबह तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये बात सुनते ही मानो गोरी बकरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहन, मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। ये लीजिए महाराज आपकी अमानत, आपकी बकरी। कुछ ही देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा जी की जय। बाबा, हम ये बकरी ले आए। अब कल सुबह ही तुम इस बकरी को स्नान करवाकर बलि के लिए हाजिर करना। आज इस बकरी का आखिरी दिन है। ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। दोनों की बातें बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबा जी के शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ है, उसकी जान में जान आई। चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डटकर मुकाबला किया जाए। बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं, तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझा करके ही मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी बलि देकर मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हंसी आ रही है। बकरी को पहले हंसता और फिर रोते हुए देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा, ये जानते हुए भी तुम पहले हंसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी।
ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बताओ तो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। बाबा जी, आज एक अजीब घटना घटी। कैसी घटना? ये बकरी आज आप पर जोर जोर से पहले तो हंसने लगी, इसकी इतनी जुर्रत, ये मुझ पर हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी। रोने लगी? और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक राज की बात है। राज की बात? कैसी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबा जी। ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दीजिए। ए बकरी, हंस क्यों रही है? जल्दी बता। सच्चाई सुन पाओगे बाबा। मौत मेरे सामने खड़ी है लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप? और रो किस लिए रही थी? पिछले जन्म में मैंने एक बकरी की बलि चढ़ाई थी। तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में मैं इंसान बन जाऊंगी और आप बकरी बन जाओगे। इसी वजह से मैं ये बात सोच सोच कर हंस रही हूँ। बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता सताने लगी। फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। उसको साफ सुथरी जगह पर रखा जाए। हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए। इसको बाहर घुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो। ये अब मैं रोज ताजा ताजा दूध दूंगी। इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये आदेश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो। ये लो, खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते। और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ। एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ। देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है। भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप। ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे कैबिन में लेकर आओ।
राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ, प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार जिसका नाम विपिन था, जहाँ राजेश के पास पैसे ना होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है और माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुँचता है। डॉक्टर साहब देखो, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयाँ जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।